गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, ये अध्याय चल रहा है। कल हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ा था, जो केवल भारत में ही पाया जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार की प्रथा है वो जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी है वो व्यवसाय चलता है। कर्ता के बाद जो परिवार का कर्ता की मृत्यु के बाद जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता है वो अगला कर्ता बन जाता है, और परिवार के सभी सदस्य जो व्यवसायिक क्रिया का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो दुकान हो चाहे फर्म हो, उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। तो यदि कोई बच्चा परिवार विशेष में जन्म ले लेता है तो स्वतः ही वह बच्चा या बालक है वो व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, और 3 पीढ़ियों तक ये व्यवसाय है वो का सदस्य है वो रह सकता है। परिवार में जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो कर्ता होता है और उसका व्यवसाय पर नियंत्रण होता है। जो परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग है, मान लो परदादा, परदादा के बाद में दादा है, परदादा की मृत्यु हो गई तो दादाजी, दादाजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी, फिर उसके बाद में पुत्र, उसके बाद में पौत्र। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय है वो चलता है। जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो कर्ता कहलाता है। सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है और उन्हें सहसमासी कहा जाता है। कल हमने इनके कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। गुणों से पढ़ने से पहले, संयुक्त परिवार में लैंगिक समानता एक वास्तविकता। संशोधन अधिनियम, हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सहसमासी की पुत्री जन्म लेते ही सहसमासी बन जाती है। संयुक्त परिवार में जो पुत्री होती है वो अपने जन्म लेने के साथ ही सहसमासी बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय सहसमासी में संपत्ति है वो बराबर बराबर बांट दी जाती है, बिना लैंगिक भेदभाव किए। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होती है। यहाँ तक कि बेटा जो संयुक्त परिवार में हिंदू परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह कर्ता बन जाता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में यदि बेटी की शादी हो गई तो उस विवाहित या उस विवाहिता बेटी को भी अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में उसका बराबरी का हिस्सेदारी या बराबरी का हिस्सा होता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में विवाहित पुत्री को समान अधिकार होता है। अगला है बेटा, हमने कल इसके बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, गुणों के बारे में। तो कल हमने 2 गुणों के बारे में पढ़ा था। पहला है प्रभावशाली नियंत्रण, क्योंकि जो कर्ता होता है परिवार में, सबसे बड़ा मुखिया होता है, सबसे बड़ा सदस्य होता है, उसी के पास पूरे व्यवसाय का नियंत्रण होता है। इससे क्या है कि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनमें व्यापार पर एकाधिकार जमाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो जो परिवार का सबसे बड़ा प्रमुख है या मुखिया है वही कर्ता बन जाता है। इससे जो सदस्य है उनके बीच में मतभेद नहीं होता या मतभेद खड़े होने की संभावना है वो नहीं रहती। उनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर्ता ही
सर्वे सर्वा है, कर्ता का निर्णय ही अंतिम होता है, कर्ता द्वारा लिए गया निर्णय ही अंतिम माना जाता है। इसके कारण, क्योंकि कर्ता है वो, उसी को निर्णय लेना होता है, इसलिए जो निर्णय होते हैं वो त्वरित होते हैं, शीघ्र होते हैं, प्रभावी होते हैं और समय, काल, परिस्थितियों के आधार पर उनमें लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। तो परिवार का जो कर्ता है वो सर्वे सर्वा होता है, वही अंतिम निर्णय लेता है। और क्योंकि निर्णय कर्ता को ही लेने होते हैं बेटा, इसलिए कर्ता है वो निर्णय है वो शीघ्र ले सकता है, उसके निर्णयों में कहीं भी देरी होने की संभावना नहीं होती। इसके कारण निर्णय शीघ्र होते हैं, निर्णय में लचीलापन पाया जाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में हमने जो उसके गुण है, उसके गुणों का हमने अध्ययन किया है। तो पहला उसका गुण क्या है? प्रभावशाली नियंत्रण। जो कर्ता होता है, जो या अपने परिवार की मुखिया की मृत्यु के बाद में जो कर्ता बनता है, तो वही सर्वे सर्वा होता है। परिवार के अन्य सदस्यों में व्यापार पर एकाधिकार को लेकर प्रश्न नहीं उठता है, सभी निर्णय कर्ता को लेने होते हैं। परिवार का दूसरा सदस्य कर्ता के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए निर्णय शीघ्र होते हैं, निर्णयों में लचीलापन भी पाया जाता है। दूसरा है स्थायित्व। यदि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में यदि कर्ता की मृत्यु हो जाए, तो परिवार का जो अगला बड़ा सदस्य है वह स्वतः ही कर्ता बन जाता है। व्यापार पर, व्यापार के स्थायित्व पर, व्यापार की गति पर, व्यापार के त्वरित संचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबसे वरिष्ठतम है, जो कर्ता के बाद परिवार का जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति है, कर्ता के बाद जो परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य है, वह स्वतः ही कर्ता बन जाता है, उसका स्थान है वो ले लेता है। तो परिवार में यदि परदादा है तो दादाजी, और दादाजी है तो दादाजी की मृत्यु पर पिताजी, वह स्वतः ही कर्ता बन जाते हैं। तो कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर किसी भी प्रकार का, व्यवसाय पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो परिवार में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे प्रमुख है, वह स्वतः उसका स्थान ले लेता है। इससे व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता, इससे व्यवसाय का कार्य है वो समाप्त नहीं होता और व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। व्यवसाय है वो निरंतर बना रहता है। व्यवसाय तब समाप्त होता है जब परिवार की कर्ता की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय चलता है, चाहे स्वर्णकार का व्यवसाय हो, चाहे महाजन का व्यवसाय हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी है वो ट्रांसफेरेबल है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो स्थानांतरित होता रहता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय कभी समाप्त नहीं होता, और जब व्यवसाय समाप्त नहीं रहता या समाप्त नहीं होता तो व्यवसाय में निरंतरता रहती है। व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई नुकसान, किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। परिवार का जो व्यवसाय है वो स्थायी रहता है, उसमें स्थायित्व रहता है, उस पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। व्यवसाय का कार्य कभी समाप्त नहीं होता और व्यवसाय की निरंतरता को किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं होता। तो व्यवसाय की निरंतरता पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार में
स्थायित्व रहता है। कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्ता की मृत्यु के बाद सबसे जो अधिक आयु का व्यक्ति है वो कर्ता का स्थान ले लेता है। इसलिए व्यवसाय कभी समाप्त नहीं होता और व्यवसाय पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। अगला है सदस्यों का सीमित दायित्व। जैसा मैंने आपको कहा, कर्ता को छोड़कर, कर्ता के अतिरिक्त जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जिसमें परदादा के पेट में दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, ये सभी व्यवसाय में सहसमासी होते हैं, लेकिन इनका दायित्व है वो सीमित होता है, उनके अंश तक सीमित होता है। तो कर्ता को छोड़कर, क्योंकि कर्ता ही सर्वे सर्वा होता है, कर्ता ही अंतिम निर्णय लेता है, कर्ता ही निर्णयों में लचीलापन रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कर्ता को शीघ्र और त्वरित निर्णय लेने का अधिकार होता है। जो कर्ता के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य हैं, अन्य जो सदस्य हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सहसमासी तो होते हैं, लेकिन उनका दायित्व है वो बेटा सीमित होता है, उनके पास दायित्व ज़्यादा नहीं होता। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य हैं, उनका सीमित दायित्व होता है। कर्ता को छोड़कर अन्य परिवार के सभी सदस्य व्यवसाय में तो सहसमासी होते हैं, लेकिन उनके सहसमासी का दायित्व या उनका हिस्सा या अंश उस व्यवसाय के एक सीमित हिस्से तक ही होता है। इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट और निश्चित होते हैं। तो कर्ता को छोड़कर जो अन्य सदस्य, परिवार के अन्य सदस्य, उनका दायित्व होता है वो सीमित होता है। परिवार के अन्य सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सहसमासी का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक, उनके हिस्से तक सीमित रहता है। इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट होते और निश्चित होते हैं। तो कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सहसमासी जो परिवार के सदस्य हैं, उनका दायित्व व्यापार में, वाणिज्य में, पारिवारिक फर्म में, पारिवारिक दुकान में उनका अंश, उनका हिस्सा सीमित होता है। इसलिए उनके जोखिम भी सीमित होते हैं, स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, पुत्री भी अपने पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सा मानी जाती है, वो भी सहसमासी होती है। यदि पुत्री की शादी हो जाए तो विवाहिता पुत्री को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मांगने का अधिकार है। पुत्री भी अपने पिता की जायदाद, पैतृक संपत्ति, खेत, मकान, प्लॉट, चल और अचल संपत्ति में सहसमासी मानी जाती है। वो भी चाहे तो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। हमारा अगला बिंदु है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। क्योंकि परिवार का संचालन है वो, या व्यवसाय का संचालन है वो परिवार का मुखिया या कर्ता के द्वारा किया जाता है, और सभी सदस्य उसका सहयोग करते हैं। सभी सदस्यों में एक जो रक्त का संबंध होता है, और
सभी सदस्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने, लाभ कमाने और लाभ में अभिवृद्धि करने का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो व्यापार में सहसमासी होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान हो जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय की उन्नति, प्रतिष्ठा, लाभ उनके लिए उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इसलिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस व्यवसाय का, अपने पारंपरिक व्यवसाय, चाहे वो सुनारी का व्यवसाय हो या महाजनी का व्यवसाय हो या थोक व्यवसाय हो या दुकान हो या किराना का दुकान हो, जिसमें बड़ियों के परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यवसाय है वो चलता है। इसलिए क्योंकि उस व्यवसाय से प्राप्त आजीविका ही उनके जीवनोपार्जन या अपने परिवार चलाने का एकमात्र साधन होती है। तो व्यवसाय का विकास, अपने व्यवसाय का विकास करना परिवार की उपलब्धि होती है। व्यवसाय का विकास कैसे हो, व्यवसाय आगे कैसे बढ़े, व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कैसे किया जाए, तो व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं। इसलिए परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं, अधिक समर्पित होते हैं। व्यवसाय का विकास, क्योंकि व्यवसाय है उसी पर परिवार की आजीविका है वो आश्रित है। इसीलिए सभी सदस्य गर्व से अपने व्यवसाय से जुड़ते हैं, अपने परंपरागत व्यवसाय को अपनाते हैं और उस व्यवसाय को सफल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनके लिए गर्व की बात होती है, सभी सदस्यों को उसमें श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है। परिवार के सभी सदस्य हैं वो अपना अधिक से अधिक सहयोग है और उस व्यवसाय में प्रदान करते हैं, क्योंकि व्यवसाय है उसमें कर्ता होता है, परिवार का मुखिया होता है। एक आज्ञा से, एक सम्मान की दृष्टि से कर्ता का परिवार में महत्व होता है। कर्ता है वो सबसे वरिष्ठ होता है और अन्य सदस्य उसके आदेश का, उसकी आज्ञा का, उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। पारिवारिक व्यवसाय उनकी आजीविका का स्रोत होता है। इसलिए लाभ कमाने के लिए, लाभ में वृद्धि करने के लिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसमें सहयोग करते हैं, उसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए उनके लिए गर्व की बात है बेटा कि इसमें सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग है वो प्राप्त होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपना सहयोग देते हैं, अपना समर्पण करते हैं, जिससे कि परिवार को या व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके। कर्ता निर्णय सभी लेता है, लेकिन उन निर्णयों में परिवार के सभी सदस्यों की हिस्सेदारी होती है। तो जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसमें निष्ठा और सहयोग में वृद्धि होती है। पहला मैंने आपको बताया था, प्रभावशाली नियंत्रण होता है, कर्ता का प्रभावशाली नियंत्रण होता है, स्थायित्व होता है। ऐसा व्यवसाय है जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है वो जल्दी से समाप्त नहीं होता। कर्ता की मृत्यु के बाद अगले कर्ता को व्यवसाय का स्थानांतरण हो जाता है। इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं वो सहसमासी तो होते हैं, परिवार के अन्य जो नौजवान सदस्य हैं वो सहसमासी तो होते हैं, लेकिन उनका दायित्व है वो सीमित होता है, वो सीमित दायित्व से काम करते हैं। और चौथा हमारा बिंदु क्या है, निष्ठा और सहयोग में वृद्धि, क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। व्यवसाय का विकास है वो परिवार की उपलब्धि होता है, इसलिए उनके लिए गर्व की बात है। इससे सभी सदस्यों में श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है। सभी सदस्य मिलकर अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ
उस व्यवसाय में लगाते हैं जिससे व्यवसाय फलीभूत हो सके, व्यवसाय आगे संचालित हो सके, व्यवसाय में लाभ प्राप्त हो सके। तो बेटा आज हमने 4 बिंदुओं का, 4 गुणों का अध्ययन किया है। एक तो प्रभावशाली नियंत्रण, कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं। दूसरा स्थायित्व, कर्ता की मृत्यु के बाद परिवार पर या व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगला मुख्य है वो परिवार का सबसे उम्र का व्यक्ति होता है जो कर्ता बन जाता है। सदस्यों का सीमित दायित्व होता है, कर्ता को छोड़कर अन्य सदस्य वो सहज समासी तो होते हैं लेकिन उनका दायित्व उनके अंश तक सीमित होता है, इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट और निश्चित होते हैं। निष्ठा और सहयोग में वृद्धि, क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं इसलिए एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होता है इसलिए उनके लिए गर्व की बात है। इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग है वो प्राप्त होता है। तो बेटा मैंने आज आपको समझाया है, इसको ध्यान से लिखना जरूर है, लिख कर याद करना है इनको। इन 4 पॉइंटों को आपको लिखना है, याद करना है। अंडरलाइन मैंने करवा दिया, इनको लिख कर याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।